हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हमने पिछले वीडियोस में स्कॉलरशिप या फिर सीट रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो हमने TFWS और EWS वाले वीडियो में देखा है, राइट। जिन स्टूडेंट ने TFWS और EWS वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लेना। उसमें मैंने बताया कि TFWS क्या होता है और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट मिलता है, सीट में क्या रिजर्वेशन है, इसके अलावा फीस में क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या कंसेशन हो सकता है, वो मैंने डिस्कस किया है। और मोस्टली हमारा जो TFWS होता है ओपन के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कॉलरशिप बोल सकते हैं या फिर एक रिजर्वेशन होता है, सीट रिजर्वेशन होता है जिसमें किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली तो TFWS जो होता है ओपन के कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद EWS हमने डिस्कस किया। जिन स्टूडेंट के पास EWS सर्टिफिकेट होता है वो EWS जो सीट होता है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनको सीट का रिजर्वेशन भी मिलता है और बाद में फीस का भी रिजर्वेशन, फीस में भी कंसेशन मिलता है। ओके, इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप होता है EBC स्कॉलरशिप, जो कि जिसके ऊपर कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं होता लेकिन फीस में कंसेशन मिलता है और इसमें सिर्फ ओपन के कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने किसी बड़े कॉलेज में अप्लाई किया TFWS के लिए, ओके, उस कॉलेज में TFWS का उस स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुआ, ओके, सीट अलॉट नहीं हुआ, ओके। ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है, TFWS सीट के लिए अप्लाई किया, अलॉट नहीं हुआ, लेकिन एज अ ओपन अप्लाई, एज अ ओपन क्या हो रहा है, अलॉट हो रहा है सीट, तो उसने ले लिया वो सीट। अब क्या वो स्टूडेंट को पूरा ओपन का फीस भरना पड़ेगा? मान लो उस कॉलेज का फीस 1,70,000, तो क्या 1,70,000 उसको भरना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे भी एक स्कॉलरशिप होता है जो हमारे कैप राउंड में आपको नहीं दिखेगा। कैप राउंड के थ्रू आपको अप्लाई नहीं करना है। एडमिशन प्रोसेस में भी कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं रहेगा। इसका जिक्र तब होगा जब आपका एडमिशन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, ओके। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब जाके आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए, जिसका नाम है EBC स्कॉलरशिप, ओके। EBC स्कॉलरशिप में ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। EBC का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। जो स्टूडेंट महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है और भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो EBC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अगर उसने ओपन कैटेगरी से एडमिशन लिया है, ओके, और उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है EBC स्कॉलरशिप के लिए। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली ये EBC स्कॉलरशिप है क्या। तो EBC स्कॉलरशिप जो होता है वो महा DBT करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली इसका क्या ओवरव्यू है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में, ओके। इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा बेसिक जानकारी, ओके। बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड उसके बाद रिन्यूअल पॉलिसी क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मेन मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। ठीक है, तो ये जो हमारा स्कॉलरशिप है वो राजश्री छत्रपति साहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना, इस योजना के तहत हमारा ये जो स्कॉलरशिप मिलता है EBC स्कॉलरशिप, ये वेबसाइट है यहाँ पे महा DBT, ओके, महा DBT महाराष्ट्र गवर्नमेंट.in, ओके। तो इस वेबसाइट पे आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना रहेगा। कब करना रहता है ये? जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तब, ओके। कॉलेज में एडमिशन लोगे तब या फिर एडमिशन हो जाता है उसके बाद। और इस स्कॉलरशिप के लिए हर साल आपको अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने ओपन से एडमिशन लिया सो एंड सो कॉलेज में, ओके, XYZ कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया, ओके। उस कॉलेज का ओपन का फीस 1,60,000 है जैसे कि मैंने बताया, और वो अगर अप्लाई करता है EBC स्कॉलरशिप के लिए तो फीस में बेनिफिट मिलेगा और वो उसको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा। 4 साल का कोर्स है तो हर साल उसको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जो फीस होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, जो भी स्कॉलरशिप के अमाउंट में डिडक्ट होता है और माफ होता है, ओके। ठीक है, तो ये हम जैसे कि मैंने बताया हमारा जो EBC स्कॉलरशिप होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है किसको प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हु आर एडमिटेड फ्रॉम डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू व्हाट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जो अगर डिप्लोमा वाला कोई देख रहा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लेते हो, सेकंड ईयर में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। डिग्री के जो स्टूडेंट है हमारे, ओके, जो इंजीनियरिंग के रहेंगे वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स भी इस प्रोसेस के इस स्कीम के में अप्लाई करके जो इसमें फीस का जो बेनिफिट है, ओके, फीस जो कंसेशन है वो पा सकते हैं, ओके। ठीक है, क्या बेनिफिट मिलता है? सिंपल है एकदम। हमारा जो 50% ट्यूशन फी जो होता है, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट होता है मोस्टली मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में, ओके, मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ट्यूशन फी,
ओके, उसका 50% माफ़ हो जाता है। ओके, उसका 50% क्या हो जाता है, माफ़ हो जाता है। यहाँ पे आप देखो 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी क्या हो जाएगा आपका, माफ़ हो जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब अगर मान लो 1 लाख ट्यूशन फ़ी है तो उसका 50,000 माफ़ होकर सिर्फ़ आपको 50,000 भरना पड़ेगा, लेकिन अदर फ़ीस आपको स्टिल भरना पड़ेगा। डेवलपमेंट फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, अगर कुछ और मिसलेनियस फ़ीस हैं तो वो आपको भरना पड़ेगा उस कॉलेज का। तो ये ध्यान में रखना, इस स्कॉलरशिप में सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी ही माफ़ होता है। ओके, तो ये जो हमारा डीजे सांगवी कॉलेज है, ओके, उसका फ़ीस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअल फ़ीस है, उनके वेबसाइट से मैंने लिया है। ओके, ये जो फ़ीस है आप देख सकते हो। ओके, इसमें बहुत सारे इसमें फ़ीस के टाइप्स होते हैं। ओके, ये जो हमारा फ़ीस है फर्स्ट ईयर के लिए है। ओके, 2024-25। ओके, 2024-25 इसी साल जो अभी हमारा 2024-25 ईयर था ना, ओके, उसी का फ़ीस है ये। ऑलरेडी स्टूडेंट ने पे किया रहेगा, राइट। ओके, तो इसमें आप देखोगे इस कॉलेज के अंदर जो ट्यूशन फ़ी है, ओके, ट्यूशन फ़ी कुछ समथिंग कितना है, यहाँ पे आप देखोगे कैप ओपन, कैप मेल कैंडिडेट, कैप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसके, जो ईबीसी वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो दिया हुआ है कैप मेल, यहाँ पे ईबीसी। बिकॉज देखो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, महाराष्ट्र की फीमेल कैंडिडेट है, ईबीसी के थ्रू अप्लाई करते हो तो उनका तो पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाता है। ओके, बट कोई मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए क्या करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ट्यूशन फी का पूरा अमाउंट माफ हो जाएगा आपके लिए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ओके, सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए ये ट्यूशन फी नहीं रहेगा। देखो फीमेल के लिए ईबीसी क्या है, ट्यूशन फी 0 है। वाई, बिकॉज जो लास्ट ईयर हमारा आया था ना, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र। ओके, तो उसके तहत हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाएगा ईबीसी में गर्ल्स के लिए। बस यहाँ पे जो हमारा मेल को क्या भरना पड़ेगा, जो मेल कैंडिडेट हैं, ओके, उनको ईबीसी के तहत जो ट्यूशन फ़ी है उसमें 50% कंसेशन मिलेगा। तो इसी कॉलेज का आप देखोगे हमारे डीजे सांगवी का 1,91,304 है। ओके, ट्यूशन फ़ी है, इसका हाफ करोगे तो समथिंग 95,652। तो ये अमाउंट किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर एबीसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, तो इतना भरना रहेगा, और ये कब करना होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तब। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट फ़ी है एज़ इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस है, फिर कॉजन मनी डिपॉजिट है, ऐसा समथिंग। ओके, 1,25,473। ओके, ये क्या हो गया, ईबीसी वाले के लिए हो गया। ओके, जो ईबीसी के लिए अप्लाई करते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन वहीं पे जो ईबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो किसी फैमिली का, किसी स्टूडेंट के फैमिली का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, या फिर कम भी है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, उसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जो भी एलिजिबिलिटी होता है वो एलिजिबिलिटी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो उसको इसी कॉलेज में 2,21,125 रुपया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो इतना भरना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 29,821 भरना पड़ेगा। ओके, बिकॉज पूरा ट्यूशन फी यहाँ पे वे हो जा रहा है। ट्यूशन फी आप देख रहे हो मोर देन यहाँ पे 90% जो है, 80 to 90% जो पार्ट है पूरे टोटल फीस का, और ट्यूशन फी है। तो फीमेल के लिए तो माफ़ हो जा रहा है, तो इसके लिए देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए इतना है, वेयर एज मेल कैंडिडेट के लिए अगर ईबीसी के लिए अप्लाई करते हो तो इतना हो जा रहा है, और ओपन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मान लो एलिजिबिलिटी नहीं है या फिर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो ये भरना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कॉलेज का मैंने लिया। ये बेसिकली एक माइनॉरिटी कॉलेज है। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा सीओपी है उसका भी एज ए एग्जांपल लेकर कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो सीओपी में आप देखोगे कि फ़ीस थोड़ा बढ़ते जा रहा है हर साल। ओके, अभी इनका फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो ट्यूशन फ़ी है, ओके, ट्यूशन फ़ी, और यहाँ पे आप देखोगे ओपन के लिए फ़ीस कितना है, ट्यूशन फ़ीस 17,000 है। ओके, लेकिन जब कोई ईबीसी के थ्रू अप्लाई करेगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 8,500 हो जाएगा। मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया, ईबीसी के थ्रू बोलना है अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 8,500 होएगा। लेकिन डेवलपमेंट फ़ी एज इट इज़, देखो डेवलपमेंट फ़ी एज इट इज़, अदर फीस एज इट इज़, अदर फीस काफ़ी ज़्यादा है इसका। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी एज इट इज़। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस फीस एज इट इज़। ओके, यहाँ पे आप देखोगे टोटल फीस, ज़्यादा फर्क नहीं आता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ज़्यादा फर्क ही नहीं हो, स्पेशली सीओपी विजिट है जैसे कॉलेज में जो बेनिफिट होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का कितना फीस हो जा रहा है, 1,42,240 हो गया, राइट। ओके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ईबीसी वाले को कितना हो रहा है, यहाँ पे 1,33,740। ओके,
ठीक है, आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है, ओके? ठीक है, लेस देन 10,000, ओके, 10,000 से भी कम यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओके? ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस में जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल फ़ीस होता है वो भर जाता है। बट प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ईबीसी का, ओके? और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो पूरा ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगा, ओके? फीमेल कैंडिडेट के लिए पूरा जो ट्यूशन फ़ी रहेगा, ये ट्यूशन फ़ी पूरा माफ़ हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट उनको भरना रहेगा, ओके? ठीक है, तो ऐसा हमारा रहता है, ओके? ओके, बाकी कैटेगरी के फ़ीस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके? वो आप देख सकते हो। एक और मैं कॉलेज यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारा अथर्व कॉलेज है, ये एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। पहले मैंने क्या लिया, माइनॉरिटी कॉलेज, ओके? माइनॉरिटी कॉलेज लिया, ओके? ठीक है, फिर मैंने लिया एक गवर्नमेंट कॉलेज, अब मैं लेता हूँ एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, जहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं है, ओके? ठीक है, तो ये जो और ये गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, ओके? प्राइवेट कॉलेज नॉन माइनॉरिटी, यहाँ पे हमारा ये भी नॉन माइनॉरिटी है बट गवर्नमेंट कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज। तो इसमें हमारा अथर्व कॉलेज जो है, इसका फीस का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ट्यूशन फ़ी कितना है, समथिंग 79,565, ओके? डेवलपमेंट फ़ी आप देखोगे 11,000 है, और यूनिवर्सिटी फ़ी वैसा हो गया, टोटल फ़ी 99,208 आ गया, राइट? ओके, इसमें जब कोई ईबीसी के लिए अप्लाई करेगा तो ट्यूशन फ़ी क्या हाफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, हाफ भरना रहेगा, ठीक है? और ये बाकी कैटेगरी के फीस है, ओके? ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ओके? जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ओबीसी, ओके, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी के लिए फ़ीस कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसके बाद कुछ 59,000 यानी कि 60,000 भरना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 99,000, काफ़ी ज़्यादा 30,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है, ओके? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? 40,000 समथिंग हो गया, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अ, आपको कहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है अगर आप पीबीसी के लिए अप्लाई करते हो तो, ओके? इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, तो सिंपल है, जैसे कि हम एडमिशन लेते हैं, राइट? महाराष्ट्र में देखो कोई भी आपको बेनिफिट चाहिए तो पहला चीज़ तो कंपलसरी है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, राइट? डोमिसाइल आप बना लोगे तो बहुत अच्छा रहता है। जिनके पास डोमिसाइल नहीं है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो वो भी चलेगा, आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, ओके? नहीं तो एलसी के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट मतलब एलसी के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो भी चलता है, बट यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए ईबीसी के लिए, तो ये ध्यान में रखो, ओके? डोमिसाइल कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, ओके? अगर आप ईबीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, ओके? ठीक है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एप्लीकेंट शुड हैव व्हाट, नेशनैलिटी ऑफ इंडियन, तो इसके लिए अगेन डोमिसाइल बनवाते हो तो आपका नेशनैलिटी भी हो जाएगा। कैंडिडेट, ओके, कैंडिडेट यानी कि एप्लीकेंट शुड बी डोमिसाइल ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए तो भी हो जाएगा, ओके? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, एप्लीकेंट शुड बी व्हाट, बोनाफाइड और स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट and admitted through professional technical course, okay, as mentioned। so basically जो भी स्टूडेंट है वो कैप राउंड के थ्रू, ओके, होना चाहिए, एडमिशन हुआ रहना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट एप्लीकेबल, तो अभी ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत सारे कॉलेज के लिए रहता है ना, तो इसमें सारे कॉलेज अप्लीकेबल है एक्सेप्ट डीम्ड और प्राइवेट, मतलब ऐसे कॉलेज जो डीम्ड है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट जो कॉलेज है लेकिन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अथर्व कॉलेज मैंने बताया, ठाकुर कॉलेज हो गया, ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन ये किससे एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो वो वहाँ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस एबीसी के लिए, ओके? और कैंडिडेट जो होता है कैप प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए उसका एडमिशन, ओके? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन हुआ रहना चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कास्ट का स्टूडेंट है ऑलरेडी उनको बेनिफिट मिल रहा है, एससी एसटी बीजे, तो वो कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ईबीसी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते ना, ओके? बिकॉज उनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, ओके? ठीक है, बेनिफिट और एक्स्ट्रा कोई और बेनिफिट भी अगर मिल रहा है ना तो आप नहीं अप्लाई कर सकते इसको, ओके? जैसे टीआरडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उन वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, ओके? ठीक है, एंड द करंट एकेडमिक ईयर ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली आर अलाउड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, जैसे कि कोई फैमिली में अगर दो सेम फैमिली के
सेम ईयर में 2 स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है। ओके, उसकी बहन और भाई। ओके, 2 बहन-भाई हैं, तो एक ही फैमिली से हैं और एक ही स्टैंडर्ड में है, तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है, सिर्फ़ 2 ही लोग अलाउड है। ओके, करंट ईयर में। ओके, उस बाद बाद में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, करंट ईयर में सिर्फ 2 अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, शुड नॉट मोर देन 8 लाख। सो 8 लाख से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख से कम होना चाहिए एनुअल फैमिली इनकम। ओके, इसके लिए और इसको ये दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। ओके, इनकम सर्टिफिकेट। एक और इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 50% अटेंडेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर एक्सेप्शन फॉर द फ्रेश एडमिटेड। सो यहाँ पे कैसा है, अगर फर्स्ट टाइम आप एडमिशन ले रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फर्स्ट टाइम आपने लिया तो आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि आप 12th पढ़ के जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई ये सब कंडीशन नहीं देखा जाएगा। आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि अगर बाकी का ऊपर का क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो। लेकिन अगर मान लो आपका सेकंड ईयर में गए तो आपको मैंने बताया कि फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में जाओगे तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रीवियस सेमेस्टर में आपका देखा जाएगा तब कि 50% आपका अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं। ओके, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका कितना अटेंडेंस था। ओके, ओवरऑल तो वैसे अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 75 के ऊपर तो रखना ही चाहिए मिनिमम। ओके, एटलीस्ट कॉलेज जा रहे हो। ओके, तो कॉलेज में जाकर सीखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि कभी कभी कम हो जाता है, 75 से भी कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 50% से अगर मिनिमम 50% होना चाहिए, उससे कम हुआ तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ गैप ऑफ what 2 or more than of year। ओके, तो ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है कि अगर आपने 2 से ज़्यादा साल, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा का अगर आपने गैप लिया है, 2 या 2 से ज़्यादा साल का गैप लिया है, तो इसके लिए अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ गैप ऑफ 2 or more than 2 years। ओके, एंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ओके, एलिजिबल दोज हु हैव टेकन द एडमिशन अंडर जनरल कैटेगरी एंड SC/BC कैटेगरी। ओके, ठीक है, जनरल कैटेगरी और SC/BC कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट ही इस EBC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बताया, ओके, ओपन कैटेगरी है। ओके, और यहाँ पे जो SC/BC लास्ट टाइम आया था, ओके, ठीक है, वो कैटेगरी के स्टूडेंट EBC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल पॉलिसी तो हर साल आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल अप्लाई कर दिया हो गया। जैसे TFWS में होता है ना, 1 साल पहली बार सीट मिल गया आपको TFWS का ना, फिर आपको कोई झंझट नहीं रहता है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, कॉलेज में जब भी फीस भरना रहेगा, ओके, नए साल आपको फीस भरना है, आपको पढ़ाई करना है। बट इसमें कैसा है, हर साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हर साल इनकम दिखाना है, और जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो सब सेटिस्फाई होना चाहिए, तब होगा ऐसा। तो रिन्यूअल पॉलिसी कुछ ऐसा है। डॉक्यूमेंट्स में वही आपका मार्कशीट चाहिए रहेगा, ओके, 10th का और उसके बाद 12th का मार्कशीट्स जो भी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए, फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए, 2 से या 2 से ज़्यादा साल का गैप नहीं है, एंड कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ओके, ओके, कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे कि आप जब एडमिशन लेते हो कैप राउंड में, तो एक एक डॉक्यूमेंट का ना जेरोक्स कॉपी रखने का। ओके, बिकॉज वो यूज़ हो सकता है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म हुआ या फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसका क्या करने का, जेरोक्स लेके एक्स्ट्रा कॉपी लेके रखने का, ताकि वो आगे आगे यूज़ होता है ना, तो आप उसको यूज़ कर सको। ओके, बिकॉज आप जो डॉक्यूमेंट आप इंजीनियरिंग में सबमिट करोगे, ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा 4 साल के लिए। अगर आपको वो चाहिए रहेगा वापस, तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो आगे का बहुत झंझट हो जाता है। आप क्या करो, सिंपल जो भी डॉक्यूमेंट्स कैप राउंड में अभी यूज़ करोगे, उसका एक्स्ट्रा कॉपीज रखने का, ताकि आगे चल के यूज़ हो, तो आपको वापस से कॉलेज को एप्लीकेशन लिख के फिर उसको वापस लेना, फिर उनको वापस देना, तो काफ़ी ज़्यादा झंझट हो जाता है। ओके, ठीक है। प्रूफ ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ देनी पड़ती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा। अभी हमने क्या किया,
पहले तो हमने समझा था TFWS पिछले वीडियोस में, उसके बाद मैंने EWS के बारे में बताया और आज के इस वीडियो में मैंने बताया क्या, EBC स्कॉलरशिप। ओके, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, बाकी का आपको पता ही है, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है। ओके, SC, ST, VJ, NT1, NT2, NT3, ओके, SC, BC, OBC, तो इनको तो मिलता ही है पूरा बेनिफिट। ओके, बाकी के जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी बेनिफिट मिलता है फीस में। ओके, ठीक है। अगर मान लो TFWS में नहीं हो पाया, ओके, अगर तो EWS अगर बना हुआ है तो उसमें हो सकता है। अगर मान लो TWS, EWS भी नहीं कुछ हुआ तो ओपन से एडमिशन लेने के बाद EBC में अप्लाई कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट होने चाहिए, 8 लाख से कम इनकम है तो जो फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स उसके तहत आपको जो ट्यूशन फ़ी है वो पूरा माफ़ हो जाएगा। मैंने दिखाया अभी आपको जो भी फीस थे कॉलेजेस के, उसके थ्रू बताया है मैंने आपको, राइट। तो ऐसा बेनिफिट मिलता है। भाई कुछ भी डाउट है और कुछ भी टॉपिक, नए टॉपिक आपको जो दिमाग में आ रहे हैं जिस पे आपको चाहिए कि हम वीडियो बनाएं, वो आप कमेंट में बताओ। एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं। ओके, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अपनी टीम के साथ फिर उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली जो भी आपके क्वेरी रहेंगे। ओके, उसको उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।